और देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले वो बता देते हैं आपको। बताया जा रहा है कि ईरान अब रूस के समर्थन में खुलकर के सामने आ गया है। पुतिन से मुलाकात के बाद शीर्ष नेता खामेनेई का बयान सामने आया है, रूस हमला नहीं करता तो नाटो हमले की पहल करता। तेहरान में हुई पुतिन खामेनेई की मुलाकात। खामेनेई ने नाटो को कहा खतरनाक प्राणी। तो आपको बता दें इससे पहले ईरान का जो पक्ष था वो न्यूट्रल था, लेकिन अब खुल करके रूस की सपोर्ट में नजर आया है ईरान। तेहरान में कल जो मुलाकात हुई है उसी का ये असर है कि रूस को खुलकर सपोर्ट करता हुआ अब ईरान नजर आ रहा है। ईरान का दरअसल ये कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता तो हालात ऐसी हो जाती कि नाटो का कोई देश हमला कर सकता था। रूस के लिए ये चिंता की बात होती। अब देखिए आगे इसके बारे में जो डिटेल्स है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आखिर ये बयान क्यों ईरान की तरफ से सामने आया है। यूक्रेन और रूस के बीच में लगभग 5 महीने होने को है, युद्ध चल रहा है। अभी तक ईरान ने खुलकर के रूस को लेकर के किसी तरीके का बयान सामने नहीं दिया था, सपोर्ट नहीं किया था, समर्थन नहीं किया था। लेकिन कल की मुलाकात का ये असर है, पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई है उसका असर ये है कि अब खुल करके ईरान भी रूस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए बिग वॉल पर आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं उस पर गौर करिएगा। ये देखिए यूक्रेन पर ईरान का माइंड गेम, निशाने पर नाटो है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद ही ईरान खुल करके रूस का साथ देता नजर आ रहा है। अब आगे देखिए यूक्रेन युद्ध पर ईरानी नेता ने रूस का बचाव किया है। ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है उसको लेकर के ईरान कह रहा है कि रूस के लिए ये करना ठीक रहता, तभी उसने ये डिसाइड किया। अगर रूस हमला नहीं करता तो नाटो हमला कर देता। खामेनेई का ये बयान है। साथ ही आगे ये कहा गया कि ईरान युद्ध का समर्थक नहीं बल्कि इसमें आम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये मुलाकात के मायने आप समझिए और खामेनेई का ये बयान बहुत अहम है। आधिकारिक वेबसाइट में पब्लिश हुआ है खामेनेई का ये स्टेटमेंट, जो कहा जा रहा है कि इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करेगा। और देखिए हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। नीनाद सर, ये जो मुलाकात है जिसमें पहले कहा जा रहा था कि ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया था क्योंकि उसके लिए अमेरिका और रूस दोनों ही जरूरी थे, अब ईरान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, रूस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। एक देखिए हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो अब बहुत सारे वर्ल्ड ऑर्डर हो रहे हैं। तो पुतिन ने एक नया मोर्चा खोला है कि जहां आप लोग हर जगह सैंक्शन लगा रहे हैं तो हम आपको कट ऑफ कर देते हैं। अगर चाइना, ईरान और रशिया साथ आते हैं तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ एनर्जी का एक गठबंधन बन जाता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री है, तो उनको मार्केट मिल जाता है रशिया और ईरान में। और ईरान दुनिया का चौथे नंबर का ऑयल प्रोड्यूसर है और 5वें नंबर का गैस प्रोड्यूसर है। तो इससे आप कल अगर वॉर ख़त्म भी होता है तो ऑयल को $100 के आसपास रखना है, तो ये इस तरह के गठबंधन काम आ सकते हैं। और एंड में एक मिलिट्री गठबंधन भी होता है क्योंकि ईरान रशिया सबसे बड़ा वेपन प्रोड्यूसर है दुनिया में से, तो वो चाइना और ईरान को वेपन दे सकता है और उनसे ले सकता है। तो मुझको लगता है कि एक नया मोर्चा जो विश्व में खुला है, ये खतरनाक मोर्चा है क्योंकि इसमें खतरा ये है कि इसकी आड़ में क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता है। और अगर ये होता है तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि क्या सऊदी अरेबिया ईरान को अटैक करेगा, क्या अमेरिका ईरान को अटैक करेगा या इजराइल ईरान को अटैक करेगा। तो इस वक्त हमने ये सोचना चाहिए कि एक तरह से ये खतरनाक पर्दा उठ रहा है एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। ठीक है निनाद जी, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। तो खुलकर ईरान अब रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहां तक रूस यूक्रेन जंग का सवाल है, वहीं रूस पर प्रतिबंधों से रोल बैक कर सकता है यूरोप। रशियन बैंक की संपत्तियां अनब्लॉक करने की तैयारी हो रही। फूड और फर्टिलाइजर ट्रेड से जुड़े रूसी फंड से बैन हटेगा। यूरोपियन यूनियन के दस्तावेजों से यह बड़ा खुलासा हुआ है। रूस पर बैन से अनाज ट्रांसपोर्ट दरअसल धीमा हुआ है और यह बात अब यूरोपियन यूनियन भी मान रहा है।
तो ये जो ईयू का यानी यूरोपियन यूनियन का बदलता रुख है, ये कौन सी कहानी कह रहा है? क्योंकि आप देखिए किस तरह से तमाम जो यूरोपीय मुल्क हैं और नाटो कंट्रीज वो रूस के खिलाफ कड़े तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक ये जो अनाज संकट जिसका सामना पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को करना पड़ेगा अगर इसी तरह से जंग लगातार चलती रही, तो ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है ये अपने आप में एक नई कहानी कहती हुई दिख रही है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब रूस के सामने यूरोप नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है और ईयू का ये बदलता रुख यही बता रहा है। यूरोपियन यूनियन के दस्तावेजों से ये बड़ा खुलासा हुआ है। आने वाले वक्त में तैयारी क्या है ये पता चल रहा है। यूक्रेन युद्ध खत्म होने से पहले ही रूस से प्रतिबंध हटाने को मजबूर होगा यूरोप। यहां यह बात ध्यान देने वाली है, ये मजबूरी है, मजबूरी में लेना पड़ रहा है ये फैसला। फूड और फर्टिलाइजर ट्रेड से जुड़े रूसी बैंकों की संपत्ति अनब्लॉक करेगा यूरोपियन यूनियन, ये तय किया जा रहा है। प्रतिबंधों से रूस और यूक्रेन से अनाज सप्लाई धीमी हुई है और ये हकीकत तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन दस्तावेजी तौर पर यूरोपियन यूनियन के दस्तावेजों में भी ये बात अब सामने आ रही है। पहचान छिपाने की शर्त पर एक मेंबर ने एएफपी को ये बड़ी जानकारी दी है और जिसके बाद पूरी दुनिया में इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। निनाद जी, ये तो वक्त की जरूरत है और वक्त रहते अगर यूरोपियन यूनियन को यह समस्या समझ में आ जाती है और ये जो ब्लॉकेड हम देख रहे हैं, एक बड़े खाद्य संकट की तरफ दुनिया को जाते हुए हम देख रहे हैं, उसमें मुमकिन है कि कुछ राहत मिले अगर ईयू का ये रुख बदलता है। देखिए, रशिया दुनिया में वीट का नंबर 2 प्रोड्यूसर है और यूक्रेन नंबर 5 प्रोड्यूसर है। अगर आप एक साथ ले लें तो इस संकट की स्थिति में जहाँ पे वॉर चल रहा है, करीबन 22% दुनिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो इन दो देशों में है। अगर आप वो निकाल लेते हैं तो जैसे आप पूरी दुनिया में और भारत में भी देख रहे हैं, बेसिक फूड की जैसे रोटी की प्राइस बढ़ जाती है। तो यूरोप में भी यही संकट है कि यूरोप ज़्यादातर वीट इंपोर्ट करता है, यूरोप एनर्जी इंपोर्ट करता है, वो बड़ी हाई एंड चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे वाइन हो गई या एयरक्राफ्ट इंजन हो गए। तो एक स्क्यूड अप बैलेंस है, पर इसमें एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में रशिया को फायदा है, पर क्या लॉन्ग टर्म में रशिया इस तरह का प्रेशर सस्टेन कर पाएगा ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर इंडिया जैसे देशों को मौका मिलता है और अच्छी फसल होती है तो इसकी भरपाई इंडिया और कई और देश कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे को लगता है कि ओपन क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी का बैलेंस किस तरफ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इस चुनौती से निपटने के तहत ये एक बड़ा फैसला अभी माना जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां न्यूक्लियर डील पर ईरान की मदद अब रूस करेगा। तेहरान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान सामने आया है, जहां रूस ईरान के रिश्ते तेजी से अब विकसित हो रहे हैं, ये कहना है पुतिन का। और सीरिया सेटलमेंट में रूस ईरान का महत्वपूर्ण योगदान को लेकर भी जिक्र किया गया है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर दोनों देशों के सहयोग की बात यहां पर पुतिन कह रहे हैं। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको मैं ये बताऊंगी कि आखिर इस दोस्ती को लेकर, ईरान से दोस्ती और पश्चिम को क्या संदेश देने की ये कोशिश की गई है। हालांकि इस दौरे को लेकर जिस तरीके से पुतिन का ये स्ट्रैटेजिकल मूव माना जा रहा था, उसमें ये देखना बहुत जरूरी हो चुका था कि अब आने वाले वक्त में किस तरीके का रुख अख्तियार करते हैं पुतिन, और ये जानते हुए कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान अपना पूरा स्टैंड या उसकी जो टेक्नोलॉजी को लेकर फैसले हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहे हैं। लेकिन इस बीच अब आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल होगी कि किस तरीके से अब ईरान से दोस्ती कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश देने की पुतिन की ये कोशिश है, क्योंकि रूस ईरान के रिश्ते अब तेजी से विकसित हो रहे हैं। पुतिन ने ईरान में अभी तक क्या क्या कहा है उसको लेकर ये डिटेल आपके सामने, जहां रूस ईरान के रिश्ते तेजी से जिस तरीके से विकसित हो रहे हैं उसमें दोनों देश इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच अपना रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। वहीं सीरिया सेटलमेंट में रूस ईरान का महत्वपूर्ण योगदान भी है। इस बीच न्यूक्लियर डील पर डेडलॉक तोड़ने में ईरान की मदद की तैयारी को लेकर भी ये बड़ी खबर है, जहां न्यूक्लियर डील दोबारा लागू करवाकर ईरान से प्रतिबंध हटाने में मदद करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुतिन ने ईरान में ये बड़ी बातें कही हैं, लेकिन तिवारी साहब, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि पुतिन ये जो वॉरफेयर के दौरान मैसेजिंग दे रहे हैं उसमें जो एग्रेसिव अप्रोच वो ईरान के साथ अपना रहे हैं, ये डायरेक्ट संदेश देने की कोशिश है पश्चिम को। यस, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपना ग्रुप तैयार किया था नाटो, और उसी बहाने लोगों को टाइट करने के लिए, अभी रशिया का भी जो भी देश जो भी
यूएसए के प्रति जो प्रताड़ित हैं या जो थोड़ा नुकसान किया गया है, वो देश भी रशिया की तरफ अब खुल के सामने आएंगे धीरे धीरे। बिकॉज पहले इनको डर था कि जो सैंक्शन लगाए गए हैं इससे रशिया रुक जाएगा, लेकिन रशिया के इस पर नुकसान नहीं हुआ। अभी नाउ रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे आपने पहले कहा था, सारे सैंक्शन थोड़े थोड़े कम कर रहे हैं। तो जितने देश हैं, ईरान हो या सीरिया, इंडिया हो, सारे देश जो छोटे छोटे देश हैं वो रशिया के ग्रुप में आएंगे। लेकिन सर ऐसा क्यों लग रहा है कि जो युद्ध यूरोप का था उसको कहीं ना कहीं इस ग्रुप के जरिए या इस तरीके से डिवीजन के जरिए उसकी इंटेंसिटी या उसकी तपिश को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, चाहे वो रूस हो चाहे वो अमेरिका। अभी मैं एक थोड़ा पहले जाना चाहूँगा, जैसे ईरान ने कंपेन किया है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक नहीं किया होता तो क्रीमिया को वापस लेने के लिए यूक्रेन कोशिश करता। ये अगर देखें मैरियोपोल में जो भी अंडरग्राउंड जो डेवलपमेंट था, जितनी फोर्सेज बाहर के लोग लगे हुए थे, जिसको रशिया के लेने में करीब 3 महीने से ज़्यादा लग गया, तो ये इसमें थोड़ी सच्चाई आ रही है कि मैरियोपोल को इसी ग्राउंड पे डेवलप किया गया था ताकि हम क्रीमिया को उससे ले सकें और यूक्रेन की इज्जत बच सके। लेकिन मेरे ख्याल से उल्टा पड़ा, और ये ईरान ने जो ये अपनी तरफ से जो बताया है, इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई नज़र आ रही है। अगर पिछले बैकग्राउंड से देखें कि मैरियोपोल में क्या हुआ, इसमें देख के ईरान और भी कई देश अब खुल के सामने। एक कंफ्यूजन अभी भी है इस पूरे मामले में, जो आप कह रहे थे उस पर हम बात करेंगे कि आखिर रूस का ऑब्जेक्टिव क्या था जो अब तक हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी हम दिमित्री मेदवेदेव का बयान सुन रहे हैं कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, और ये बात हम युद्ध के पहले दिन से सुन रहे हैं, और अभी तक वो कौन से टारगेट थे जिसको वो अचीव नहीं कर पाए हैं, और ये युद्ध चलता जा रहा है। मैं अच्छा चलिए आप देखिए, ऐसा है कि उसने ईस्टर्न साइड तो ले लिया, अब सदर्न पोर्शन है ओडेसा के पास। माइक्रोलैब, आपने शुरू न्यूज में आई थी कि माइक्रोलैब में भी इसका पकड़ रूसिया का बड़ा पकड़ता जा रहा है। तो खेरसोन ले लिया था, माइक्रोलैब जब से ले लेगा तो ओडेसा के पास पहुंच जाएंगे ना। रशिया ट्राई कर रहा है कि जितने भी आर्म्स बाहर से आके ओडेसा के पास इकट्ठे हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये अगर ब्लैक सी से यूक्रेन को आइसोलेट कर दे, दैट इज आई थिंक ये रशिया के एम होगा, उसके बाद और रुक जाएंगे। ठीक है।